ऑल ऑफ वी नो हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कंप्यूटेशन करने का तरीका जो है वो कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, वो प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन नंबर 48 में। सेक्शन नंबर 48 प्रिस्क्राइब करते हैं मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, और वो मोड आपने ऑलरेडी रीड आउट किया है। मोड क्या बताते हैं? मोड बताते हैं सबसे पहले चाहिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसिव्ड और एक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट कौन सा कैपिटल एसेट? शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, दोनों के लिए, दोनों लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसिव्ड और एक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एज द केस में भी। अच्छा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब होता है एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ही होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48। नाउ तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से हम लेस करते हैं क्या? एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। लेस करने के बाद जो फिगर आता है उस फिगर को बोला जाता है नेट कंसिडरेशन। अभी तक जो भी डिस्कशन किया है वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों एसेट के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। अभी डिस्कशन शॉर्ट टर्म के लिए अलग होगा, लॉन्ग टर्म के लिए अलग होगा। अगर शॉर्ट टर्म का डिस्कशन करेंगे तो नेट कंसिडरेशन से हम लोग लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इफ एनी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इफ एनी लेस करने के बाद जो फिगर रहते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हम लोग लेस करते हैं एग्जेम्पशन इफ एनी, और लेस करने के बाद जो फिगर रहते हैं उसको बोलते हैं नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और नहीं तो इसको टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बोला जाता है। यहां तक क्लियर हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन अगर करेंगे तो नेट कंसिडरेशन से हम लोग लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इफ एनी। नेट कंसिडरेशन से हम लोग लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इफ एनी। लेस करने के बाद जो फिगर रहते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हम लोग लेस करते हैं एग्जेम्पशन इफ एनी। लेस करने के बाद जो फिगर होता है उसको बोलते हैं नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर हो गया? नाउ जब हम बता रहे थे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, हमने बताया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या? एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। बट ऐसा हजारों ट्रांजैक्शन होता है जिसको ट्रांसफर का डेफिनेशन में कवर किया गया है और उसमें एक्चुअल सेल कंसिडरेशन होता ही नहीं। जैसे जब कोई एक कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है, जब कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट होता है ये तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन है ही नहीं। ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन अगर है ही नहीं तो इसमें तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन भी नहीं आएगा। तो जहां एक्चुअल सेल कंसिडरेशन मिसिंग है, जो भी ट्रांजैक्शन में एक्चुअल सेल कंसिडरेशन मिसिंग है, वो वाला ट्रांजैक्शन अगर ट्रांसफर का डेफिनेशन में कवर होता है और उसके रिस्पेक्ट में कैपिटल गेन को कंप्यूट किया जाता है, तो बताइए कैपिटल गेन पर्पस के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप क्या मानोगे? क्योंकि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो यहाँ पे मिसिंग है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का तो मतलब होता है एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है ही नहीं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इस केस में नोशनल सेल कंसिडरेशन को ही माना जाता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48। नोशनल सेल कंसिडरेशन को ही माना जाता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48। तो नोशनल कंसिडरेशन, नोशनल सेल कंसिडरेशन जो भी बोलो, नोशनल वर्ड का मतलब आपको समझ में आता है? एक्चुअल नहीं है, नोशनल है। तो नोशनल सेल कंसिडरेशन कौन कौन सा केस में एप्लीकेबल होता है वो एक लिस्ट आज तैयार करने का कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा केस में नोशनल सेल कंसिडरेशन को ही माना जाता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48 फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। नोशनल सेल कंसिडरेशन का लिस्ट बनाएंगे कौन कौन सा केस में नोशनल सेल कंसिडरेशन एप्लीकेबल होता है। जैसे सबसे पहले लिखेंगे सेक्शन, फिर लिखेंगे सिचुएशन, फिर लिखेंगे नोशनल कंसिडरेशन, तब लिस्ट जाके कंप्लीट होगा। सबसे पहले सेक्शन लेते 45(1)(a). 45(1)(a) क्या होता है बताओ? 45(1)(a) बताता है कैपिटल गेन ऑन इंश्योरेंस कंपेंसेशन। इंश्योरेंस कंपेंसेशन में कौन कौन सा चीज कवर होता है? इंश्योरेंस कंपेंसेशन मिल सकता है कैश के रूप में, नहीं तो अदर एसेट के रूप में। तो कैपिटल गेन ऑन इंश्योरेंस कंपेंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी due to damage
और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट मे बी शॉर्ट टर्म मे बी लॉन्ग टर्म, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। इस सिचुएशन में जब कैपिटल गेन हम कंप्यूट करते हैं, कैपिटल गेन कंप्यूटेशन करने के टाइम में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब होता है एक्चुअल कंसिडरेशन, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। यहाँ पे तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन मिसिंग है, तो इसलिए नोशनल कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। कैसे, देखो वैल्यू ऑफ मनी एंड, ये वाला ध्यान दीजिए, फेयर मार्केट वैल्यू, ये वाला का बात हो रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अदर एसेट shall be deemed to be the full value of consideration FVC for the purpose of सेक्शन 48। क्लियर हो गया? तो 45(1)(a) हमने कर लिया। नेक्स्ट आएंगे सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, ऑल ऑफ यू नो सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 क्या होता है? सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 बताता है कैपिटल गेन ऑन कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, SIT। यहाँ पे भी हम लोग एक्चुअल कंसिडरेशन हम लोग को मिसिंग रहेगा, तो इसलिए नोशनल कंसिडरेशन को ही माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एज प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 48। तो देखिए क्या लिखते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट on the date of conversion shall be deemed to be the full value of consideration for the purpose of section 48। क्लियर हो गया? तो 2 नंबर भी हो गया। चलो 3 नंबर को करते हैं। 3 नंबर में क्या आता है? थर्ड में हम लोग ले रहे हैं सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 को, और सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 कौन सा सिचुएशन को कवर करते हैं? ऑल ऑफ यू नो कौन सा सिचुएशन को कवर करते हैं बताओ? यहां पे ट्रांसफर होता है। किस चीज का ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है, कौन कर रहा है? बाय पार्टनर। पार्टनर ने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं तो मेंबर ने ट्रांसफर कर रहे। पार्टनर और मेंबर, किसका पार्टनर किसका मेंबर? ऑफ फर्म और AOP BY। तो AOP BY के केस में हम लोग मेंबर वर्ड बताएंगे और फर्म के केस में पार्टनर वर्ड बताएंगे। तो पार्टनर ऑफ ए फर्म और मेंबर ऑफ ए AOP BY क्या कर रहे हैं? कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? फर्म को, नहीं तो AOP BY को। अगर पार्टनर है तो फर्म को, और अगर मेंबर है तो AOP BY को। क्यों? एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब तो समझ में आ गया कि कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैश के फॉर्म में नहीं कर रहे, कैपिटल एसेट के फॉर्म में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पार्टनर ने फर्म में क्या डाला? कैपिटल डाला, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एसेट। मेंबर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया AOP BY में, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एसेट। तो ये ट्रांसफर है और सेक्शन 2 क्लॉज 47 में ये कवर होता है।
सेक्शन 2 क्लॉज 47 में ऐसा ट्रांसफर को कवर किया जाता है। तो कैपिटल गेन कंप्यूटेशन होगा, और कैपिटल गेन कंप्यूटेशन जब करेंगे, कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन में हम लोगों को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो यहाँ पे है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल में तो सेल वगैरह हुआ ही नहीं है, तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन इज मिसिंग। तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन अगर मिसिंग है तो नोशनल कंसिडरेशन की माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पे नोशनल कंसिडरेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे नोशनल कंसिडरेशन का मतलब होता है अमाउंट रिकॉर्डेड in the books of firm, AOP, BY as value of such asset। फार्म एओपी बीवाई ने जितना वैल्यू रिकॉर्ड किया, फार्म एओपी बीवाई ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए एंट्री किया अकाउंट्स में। क्या एंट्री किया? एंट्री क्या होना चाहिए? जब कैश के फॉर्म में कैपिटल आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है। तो यहाँ पे एसेट के फॉर्म में आया तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा। तो एसेट के रूप में जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ उसके लिए अकाउंटिंग एंट्री हुआ। अकाउंटिंग एंट्री में कितना वैल्यू रिकॉर्ड हुआ है, जितना वैल्यू रिकॉर्ड हुआ है वही माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48। तो आगे लिखेंगे अमाउंट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एओपी बीवाई एज वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48। आगे जाके हम लोग 4 नंबर को कवर करेंगे। 4 नंबर में क्या रहे लिखेंगे? सेक्शन 45 सबसेक्शन 4। दिस इज ऑपोजिट टू सेक्शन 45 सबसेक्शन 3। कैसे? देखो लिखते हैं, यहां पे भी ट्रांसफर हो रहे, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहे, कौन ट्रांसफर कर रहे हैं? बाय फार्म। फार्म ने ट्रांसफर कर रहे, नहीं तो एओपी बीवाई ने ट्रांसफर कर रहे। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? टू पार्टनर और मेंबर। पार्टनर को ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं तो मेंबर को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों? ऑन डिसोल्यूशन, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, एओपी बीवाई का डिसोल्यूशन हो रहा है। और डिसोल्यूशन के टाइम में फर्म एओपी बीवाई के पास जो भी एसेट आउटसाइड लायबिलिटी को रिपे अप करने के बाद रह गया है, आउटसाइड लायबिलिटी रिपे करने के बाद जो भी एसेट बच गया है वो सब एसेट फर्म ने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एओपी बीवाई ने मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन तो ट्रांसफर है, तो इसलिए हमने लिखा ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर का डेफिनेशन में अगर कवर होता है तो इस केस में भी कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा। और कैपिटल गेन कंप्यूटेशन जब किया जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में यहाँ पे तो एक्चुअल कंसिडरेशन है नहीं, फर्म ने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एओपी बीवाई ने मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन इज मिसिंग। तो नोशनल कंसिडरेशन को हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट on the date of transfer। फिर होगा, इसके बाद आगे होगा shall be deemed to be the full value of consideration for the purpose of section 48। क्या बता रहे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर हो रहे उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है कैपिटल एसेट का, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द capital asset on the date of transfer shall be deemed to be the full value of consideration for the purpose of section 48 because यहाँ पे actual consideration is missing। इसलिए fair market value of the actual fair market value of the capital asset shall be deemed to be the full value of consideration for the purpose of computation of capital gain under section 48। ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमने 4 नंबर तक डिस्कशन कर लिया है। फिर हम लोग 5 नंबर में आ रहे हैं ना। 5 नंबर में डिस्कशन क्या हो रहा है? 5 नंबर बता रहे हैं सिक्स्थ प्रोवाइसो टू सेक्शन 48। सेक्शन 48 का 6 प्रोवाइसो क्या बता रहे हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स, वारंट,
ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉय के पास से यार डिवेंचर वारंट कैसे आया? अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ईसॉप के थ्रू, ईसॉस के थ्रू एम्प्लॉय के पास आया था शेयर, डिवेंचर और वारंट, और एम्प्लॉय ने इसको क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। गेट ट्रांसफर्ड अंडर गिफ्ट, गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफर हो रहे, और नहीं तो और इरिवोकेबल ट्रांसफर। तो क्या होगा? यहां पे तो गिफ्ट के थ्रू जा रहे हैं, इरिवोकेबल ट्रांसफर के थ्रू जा रहे हैं। इस केस में भी एक्चुअल कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं है, तो नोशनल कंसिडरेशन को माना जाएगा क्या? नोशनल कंसिडरेशन को माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बिकॉज एक्चुअल कंसिडरेशन इज मिसिंग। नोशनल कंसिडरेशन को माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स और वारंट्स shall be deemed to be the full value of consideration for the purpose of सेक्शन 48। क्लियर हो गया? 6 नंबर में क्या लिख रहे हैं? 6 नंबर में हम लिख रहे हैं सेक्शन 50C। सेक्शन 50C, सेक्शन 50C क्या बता रहे हैं? सेक्शन 50C बता रहे हैं ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट being immovable property, immovable property का मतलब क्या? लैंड, बिल्डिंग। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग immovable property at a consideration less than stamp duty value, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पैसा में ट्रांसफर किया जा रहे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पैसा में ट्रांसफर किया जा रहे कैपिटल एसेट को। कौन सा कैपिटल एसेट? इमूवेबल प्रॉपर्टी नेचर का जो है, मतलब लैंड और बिल्डिंग। तो इस केस में क्या होगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे बाद में जाके 50C को। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी दी stamp duty value shall be deemed to be the full value of consideration for the purpose of सेक्शन 48। तो जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो होता है प्रॉपर्टी का, स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करने के लिए एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन किया जाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है वो डिपार्टमेंट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन करता है, जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी को इंपोज किया जाता है। स्टैम्प ड्यूटी इंपोज करने के लिए एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन होता है लैंड और बिल्डिंग का। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से अगर आपका कंसिडरेशन वैल्यू, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी का स्टैम्प और ड्यूटी अथॉरिटी ने बता रहे कि प्रॉपर्टी का वैल्यू है 5 करोड़, बट आप बता रहे हो कि हमने बेच दिया इसको 3 करोड़ में, तो स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी बताएगा कि भले ये ट्रांसफर हुआ है 3 करोड़ में, बट इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 5 करोड़, तो 5 करोड़ के ऊपर ही स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी ने डिटरमाइन करते हैं वही माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48 फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कंप्यूटेशन करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैपिटल गेन कंप्यूटेशन पर्पस के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया ये?